दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे अध्यात्म और ज्योतिष के कार्यक्रम में। मैं आपके साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम या अपने शहर का नाम लिखकर हमारे आज के कार्यक्रम का एक खास हिस्सा बन सकते हैं। ज्योतिष के विभिन्न योगों की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण योग यानी रज्जु योग के बारे में। जन्म कुंडली के किस भाव में कैसे इस योग का निर्माण होता है, क्या इस योग का फल होता है और कैसे इस योग का संपूर्ण लाभ लिया जा सकता है और कब लिया जा सकता है, ये तमाम हम इस एपिसोड में चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, रज्जु योग का निर्माण कैसे होता है, इससे पहले हम इसके फल को समझ लेते हैं। रज्जु योग में जिन लोगों का जन्म होता है यानी जिनकी जन्म कुंडली के अंदर रज्जु योग का निर्माण होता है, वह लोग भ्रमणशील होते हैं। ऐसे लोग एक स्थान पर बैठकर कार्य नहीं करना चाहते हैं और बहुत अच्छा रहता है कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाए। परिवर्तनशील अगर ऐसे लोग रहते हैं तो उसका उनको अच्छा खासा बेनिफिट भी मिलता है। एक और विशेषता ऐसे लोगों के अंदर होती है, ऐसे लोग बड़े चुस्तीले होते हैं, बड़े फुर्तीले होते हैं और अपने लक्ष्य को साधने में ऐसे लोग नित्य निरंतर कर्म करते हैं, वो भी बिना किसी आलस्य और निर्माद प्रमाद के। लक्ष्य को भेदने में एक के बाद एक टारगेट बनाकर यह अपने जीवन काल में आगे बढ़ते हैं और अपने जीवन काल में सफलतम एक जीवन को हासिल कर लेते हैं। दर्शकों, इसी तमाम चर्चा को हम लोग शुरू करें, आगे बढ़ाएं। नए दर्शक हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आगे भी लगातार आपको ज्योतिष हो, अध्यात्म हो, वास्तु की चर्चा हो, ये तमाम विषय हमारे रत्न रुद्राक्ष की जानकारी हैं, हम आपके साथ समय समय पर लेकर आते हैं। अब हम समझ लेते हैं इस योग का निर्माण कैसे होता है। देखिए, 3 प्रकार की राशियां होती हैं। एक चर राशि होती है, एक स्थिर राशि होती है और एक द्विस्वभाव राशियां होती हैं। ये 3 प्रकार से जो है इनका विभाजन किया गया है। इसमें क्रमशः मेष, वृष, मिथुन, कर्क, क्रमशः आप इनको गिने। मेष राशि चर राशि हुई तो उससे अगली राशि वृषभ राशि स्थिर राशि होगी, उससे तीसरी राशि दुष्स्वभाव कहलाएगी, जबकि फिर अगली राशि कर्क फिर चर राशि कहलाएगी, उसके बाद फिर सिंह राशि या स्थिर राशि कहलाएगी। बहुत सीधा क्रम है, आप इसको याद भी कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं। तो इसी प्रकार से हम अगर चर राशियों की बात करें, उसी चर राशि के अंदर जैसे मैंने मेष बताया, फिर कर्क बताया, इसी तरह से आप इसको पूरे 12 राशियों को गिनेंगे तो आप समझ जाएंगे कि चर राशियां कौन कौन सी हैं। जैसे मेष राशि इसमें चर होगी, तो उसके बाद फिर कर्क राशि होगी, फिर तुला राशि होगी और फिर इसमें मकर राशि जो है चर राशि कहलाई जाएगी। इसी प्रकार से चर राशियों के अंदर अगर सब ग्रह कुंडली के अंदर पड़ जाए, बहुत सरल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं, फिर भी बात अगर कोई समझ में नहीं आती तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रहे कि आप डेट ऑफ बर्थ डालकर कृपया अपनी जन्म कुंडली के बारे में नीचे पूछने का प्रयास ना करें, क्योंकि इस प्रकार से आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण वहां पर करना संभव नहीं है। हाँ, लाइव सेशन के द्वारा अगर आप भेजते हैं तो लाइव सेशन में हम आपके प्रश्नों को ले सकते हैं। तो ध्यान रहे उसमें आप हैशटैग आचार्य आशीष लिख करके आप अपने क्वेश्चन को लिखें। तो अब हम बात करेंगे कि चर राशियों के अंदर सभी ग्रह आ जाते हैं। कुंडली के 12 घरों के अंदर चर राशियां जहां जहां पर हैं वहां पर सभी ग्रह हों। ध्यान रहे इसमें राहु और केतु को हम नहीं ले रहे हैं, वो कहीं पर भी विराजित है, उससे कोई फर्क नहीं। तो इसमें 7 जो मुख्य ग्रह हैं, अगर वो सभी चर राशियों में विद्यमान है कुंडली के अंदर, तो आपकी कुंडली के अंदर इस योग का निर्माण होता है, जिसे कहते हैं रज्जु योग। इस योग के चर राशियों में जब ये ग्रह बैठते हैं सभी, ऐसे में व्यक्ति नित्य चलायमान रहने की स्थिति में रहता है। ऐसे व्यक्ति कभी भी स्थिर नहीं होते हैं और कभी भी अपने कार्य के प्रति असंवेदनशील नहीं होते हैं। यही कारण है कि ऐसे लोग सफलताओं को प्राप्त करते हैं और उच्चस्थ शिखरों पर ऐसे लोग विराजित होते हैं। चर राशि के वहीं विपरीत परिणाम में अगर स्थिर राशि के अंदर वह ग्रह बैठते हैं तो वह स्थिरता से अपने कार्यों को करते हैं।
अगर चर राशियों के अंदर अगर ये ग्रह बैठते हैं, सभी ग्रह बैठ जाते हैं आकर के, तो इस प्रकार से जैसे आपने देखा होगा कि चलती हुई चक्की में जो भी गेहूं का दाना पड़ता है वह पिसकर आटा बन जाता है। ऐसे व्यक्ति जिनके ग्रहों की स्थिति चर राशि में होती है, ऐसे व्यक्ति नित्य निरंतर जैसे चक्की की भांति चलते रहते हैं, कर्म करते रहते हैं, और उसी का प्रभाव होता है कि वो अपने मंजिल तक पहुंच जाते हैं। इसका संपूर्ण फल क्या है? ऐसे लोग नित्यता के साथ काम करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। दूसरा, तीव्रता के साथ करते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को कि 2 आदमी 3 आदमी काम करने बैठे हैं, लेकिन उनके साथ एक आदमी को और बैठा दिया जो 2 आदमियों के लगभग बराबर काम अकेला कर रहा है उतने ही समय के अंदर। कई बार देखा जाता है कि 1.5 गुना काम वह व्यक्ति कर रहा है, कई बार देखा जाता है कि 2 गुना काम वह व्यक्ति कर रहा है। तो इतनी तीव्रता के साथ वह कार्य करते हैं। अब वो अलग अलग पक्ष हो सकता है कि कहाँ पर कौन से चीज़ के लिए वह कितना तीव्रता से काम करेगा और उसका कितना लाभ ले पाएगा। तो 100% के लिए पूरे 100% कुंडली में आप हर ग्रहों की स्थिति को देखकर, हर भाव की स्थिति को देखकर उन चीज़ों का आकलन आप कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति अपने लक्ष्य को भेदने में, चाहे शिक्षा का प्रसंग हो, चाहे व्यापार का हो, राजनीति में ऐसे लोग बड़े कुशल देखे जाते हैं। और कुशल राजनीति करने के साथ साथ ऐसे लोग अच्छे दांवपेच को जानते हैं और पक्ष या विपक्ष में रहकर भी अपनी राजनीति को बखूबी कर लेते हैं। आपने कई बार देखा होगा, कई ऐसे लोग होते हैं कि जिनकी भी सरकार होती है वो उसी में मंत्री पद अपना ले लेते हैं। तो ये उनकी विशेषताएं होती हैं कि किसी भी पार्टी में है, किसी भी वेश परिवेश में है, लेकिन वो अपना महत्वपूर्ण स्थान को बखूबी बनाए रखते हैं। तो ऐसे लोग जहां राजनीति में सफल होते हैं, विशेष व्यापार में सफल होते हैं, शिक्षा के अच्छे उच्चतम स्थानों को यह व्यक्ति प्राप्त करते हैं और उसके बाद अपने पद को भी यह लोग अपनी महिमा और गरिमा को भी बना लेते हैं। तो निश्चित रूप से यह इसका संपूर्ण फल ले लेते हैं और उनका इसके पीछे सबसे बड़ा जो एक मेहनत का श्रेय उनको मिलता है वो चरैवेति सूत्र पर मिलता है कि वो नित्य निरंतर जो काम करना चाहते हैं। तो दर्शकों, ये निश्चित रूप से किस कार्य पर कितना फलीभूत होगा, अपने दशाकाल दशाखंड में होगा या फिर ग्रहों की स्थिति किस किस आधार पर वहां बनी हुई है। चर राशियों के अंदर भी यह ग्रह बैठे में हैं, तो पापाक्रांत कोई मुख्य ग्रह, लग्नेश की स्थिति, भाग्येश की स्थिति, इन सब पर भी डिपेंड करता है। लेकिन योग का निर्माण और योग का फल हम लोग आज के एपिसोड में चर्चा हमने किया और आशा करता हूं कि आपने इसको समझा भी होगा। फिर भी आपको कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और व्यक्तिगत रूप से अध्यात्म और ज्योतिष की तमाम चर्चाओं के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और यदि जन्म कुंडली आप बनवाना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली का संपूर्ण अध्ययन करवाना चाहते हैं, सविस्तार आप किसी भी जानकारी को लेना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं या फिर आप हमें जो लगातार व्हाट्सएप नंबर नीचे फ्लैश हो रहा है आप उस पर भी अपनी डिटेल भेजकर संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल आप बने रहें और हमें दीजिए अगली वीडियो आने तक इजाज़त। धन्यवाद।